ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਖੈਰ ਨਾਲ? अच्छा मेरी पैदाइश तो कराची की है। अच्छा, हाँ 1952 की पैदाइश है मेरी। आपकी पैदाइश कराची की है? जी। कराची में वैसे आपका क्या अंदाज़ा है कितने न्यासी होंगे? ज़्यादातर तो हमारे गांव के ही न्याजी हैं यहाँ पे। नहीं, हमारे ओवरऑल तकरीबन और नहीं तो 2 से 2.5 लाख तो होंगे इतने। अच्छा। कराची में ये मियाँ वाली के नहीं बल्कि न्याजी हैं, मियाँ वाली और इर्द गिर्द जी जी के जो- मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट के हैं और न्याजी हमारे ख़ास तौर पे मियाँ वाली में जो हमारा गांव है ना बोरी खेल, हाँ, वो तमाम के तमाम यहाँ शिफ्ट हैं। वहाँ पे सिर्फ 20% वहाँ पे गांव में है, बाकी 80% यहाँ कराची में रहते हैं। अच्छा है ना अजीब बात? 80% 80% बोरी खेल गाँव के कराची कराची में में हमारे है। और सब यहाँ भी ये ट्रांसपोर्ट का काम करते अच्छा, जिन लोगों की पैदाइश यहाँ हुई वो तो मेरा ख्याल है वहाँ जाकर नहीं रह सकते। हैं। अब मेरी ताल्लुक तो है, नहीं, रिश्ते भी हैं, मेरी मिसाल आना ले लें। जाना भी होता है, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ सेटल नहीं हो सकते। मेरी मिसाल ले लें कि मेरी अब उम्र 68 साल तो हो गई। 52 को कितने हो गए? 68 हो गए ना। हाँ जी। इन 68 सालों में टोटल मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में जाने के 5-6 चांस हुए हैं। अच्छा, मतलब हर 10 साल के बाद लगा लें आप कि 70 साल 68 साल का हूँ और 10 दफा गए। वहाँ जब भी गया हूँ 1 हफ्ते से ज़्यादा कभी स्टे नहीं किया वहाँ पे। ये बड़ा शहर है ना, अच्छा। यहाँ की लाइफ और मतलब है कि वो वहाँ पे वहाँ ठहरी हुई है जिंदगी। ठहरी हुई। वहाँ अजीब तो लगता है कि ये कहाँ आ गए। हाँ, शाम 7 बजे सो जाओ। वहाँ जाएं, 1 दिन रहें, 2 दिन रहें, फिर तीसरे दिन इंसान सोचता मैं क्या करूँ, अब जाऊँ तो किधर? वापस चलो भागते हैं। अच्छा, तो आपकी पैदाइश कराची की है, जी तो आपके वालिद साहब वहाँ से आ गए थे बोरी खेल से? जी, वालिद साहब मेरे 1935 में यहाँ कराची में ही आबाद थे। यानी पाकिस्तान बनने से भी 11 साल पहले, 11-12 साल 12 साल पहले वो कराची आ गए थे। जी। वो तो अपने लड़कपन में आ गए। वो इसलिए कि मैं खुद वालिद साहब से पूछता था कि अब्बा जी आप कब से हैं, तो वो कहते थे कि जब कोयटा में जल्जला आया था ना, कोयटा में 35 बहुत बड़ा जल्जला आया था और वो सारा तबाह हो गया था कोयटा शहर। बिल्कुल बिल्कुल जी। उस वक्त भी मैं यहाँ कराची में था आई सी। और ऊँट गाड़ी चलाता हुआ मैं आ रहा था न्यू चाली से सराफा बाजार की तरफ। वो रास्ते में कहते थे कि जल्जला आ गया, जल्जला आ गया। ऊँट गाड़ी, आपके वालिद साहब ऊँट गाड़ी चलाते थे? जी, ये लंबी दास्तान है। आप देखेंगे ये जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जो हमें नियाजियों को, मियाँ वाली वालों को जो विरासत में मिला हुआ है ना, इसीलिए मिला हुआ है। इब्तिदाई मेरे वालिद साहब की तरफ से हुई है। तो देखिए ना, आपके वालिद साहब जो उस जमाने में ऊँट गाड़ी, तो वो ट्रांसपोर्ट ही हुई ना, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन वहीं से शुरू हुई। वहीं से शुरू हुई। बिल्कुल वहीं तो से। आपके फैमिली का भी ट्रांसपोर्ट से, बिजनेस से ताल्लुक है? अब है, पूरी फैमिली का। आपका भी है? जी जी बिल्कुल है। मेरे भाई साहब सारे वो संभालते हैं। मैं तो जरा उस डगर से हट के मैं तो डिफेंस में चला गया था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने तो इख्तियार नहीं किया। हाँ, लेकिन आपने तो फिर एयरफोर्स में नौकरी कर ली। जी जी। तो वो ज़रा बताएं ना, पहले तो ये बताएं। मुझे तो ये भी आपने बताया था कि आपको फिल्मों का और अदाकारी का और इन चीज़ों का भी शौक़ था, और आपके घर के करीब ही वो मॉडर्न स्टूडियो या कौन सा स्टूडियो था, और आप वहाँ चले भी जाया करते थे। और लेकिन उन बातों पे आने से पहले, आप जो 52 में पैदा हुए, तो वो फिर स्कूलिंग और शऊर तक आने का ऐसे ही थोड़े से टाइम में थोड़ा सा बता दें। शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि यहीं कराची में जब 5-6 साल का था तो पहली क्लास में दाखिल हो गया। ठीक है। ये कौन से इलाके में रहते थे आप? गार्डन के इलाके में डॉक्टर ईडी शरफ प्राइमरी स्कूल था, उसमें दाखिल हुए। 5वीं क्लास मैंने 1963 में करी। 63 में सेकेंडरी स्कूल जब गया, अच्छा एक बात है कि वो 63-64 की बात है, हमारे ट्रांसपोर्ट का कारोबार था ना, तो मेरे वो जो आपका सवाल था कि फिल्म लाइन में भी रहा, तो फिल्म लाइन में इसीलिए रहा कि हमारा एक ट्रक होता था, वो हायर करके जो फिल्म साथ जो फिल्में बनती थी ना, यहाँ बड़ा बोर्ड पे हबीब बैंक पे 2 स्टूडियो होते थे, मॉडर्न स्टूडियो और ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो।
وہ لوگ ہائر کرنے جاتے تھے. یہ ابھی بینک یہ جو سائٹ کے جی جی سائٹ ایریا پہ یہاں ہوتے تھے. ابھی بینک چوک پہ اب بھی ہیں؟ اب بھی ہیں. اب ہیں ایک گودام بنا ہوا ہے اچھا. مال رکھنے کے لیے, یہ ماڈرن فلم اسٹوڈیو. اور ایسٹرن میں کچھ دن سندھی فلمیں بنتی تھی, اور پھر یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایڈ وغیرہ بناتے ہیں کمرشل کی. اور آپ نے تو کچھ کمرشلس میں بھی کام کیا. جی ہاں, وہ خود لے لیتے تھے کہ آپ ذرا ادھر آ جائیں, یہ کپ ہاتھ میں پکڑ لیں اور یہ کر دیں, تو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی ذرا دی تھی. خوبصورت آدمی تھے نا, میں نے تصویریں دیکھی. ہاں تو وہ اس میں پھر وہ کہتے تھے آپ فوٹو جینک چہرہ ہے, آپ کو ذرا یوں کرتے ہیں, آپ ہم نے آپ کی تصویر لینی ہے. اور میری وہ جو ایڈ والی وہ چیز تھی نا, وہ میڈیا کی طرف سے نہیں آئی, بلکہ میں بل بورڈ پہ زیادہ کامیاب رہا. اچھا. بل بورڈ پہ مطلب یہ یونیورسٹی سائٹ پہ آپ جائیں, گلشن اقبال سائٹ پہ, وہاں ایڈ پہ بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے تھے, ان میں تصویریں میری ہوتی تھی. بس وہ ایک دیکھ کر خوش ہوتے تھے آپ. ایک میرے دوست تھے اسلام آباد میں, ایک دن کافی عرصے کے بعد ٹیلی فون پہ میری بات ہوئی, تو مجھے بولتا ہے, احسان صاحب بات سنیں یار, اسی تو جدو نکلتے ہیں سب تو پہلے منہ تسی لگتے ہو. اچھا. پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے. وہ کہتے گھروں نکلنے تو بل بورڈ سامنے ہو. کہتا ہے یار اسی جانے ہیں نا E9, میں رہتا ہوں اسلام آباد E9 بلاک. اچھا. تو جانے اگے وہ اتنا بڑا بل بورڈ ہے, تو تسی وہ ٹیسٹی سپاری دے وچ بیٹھے ہو, تو بچہ تواڈے کول ہے. اچھا. تواڈی ہے نا. میں کہا ہاں میری ہے یار, میں تو نہیں دیکھی, اتنے لگی فوٹو بنا کے بھیجو. انہوں نے پھر فوٹو بنا کے بھیجی ہے. اچھا, اسلام آباد ہو. ہاں مطلب. اچھا, تو وہ پھر تسی مطلب ہے کہ اسکول داخل ہو گئے. اسکول ہو گئے. ہاں. اسکول جا کے وہ جب اسکول گئے تو اتنے پھر میں پھر ٹرک نال کدے چلے جاتا تھا. تو وہ ایک فلم بنی سی, فلم تھی تم ملے پیار ملا. ہاں, یہ تو وحید مراد کی. نہ وحید مراد نہیں, محمد علی دی فلم. اچھا. اچھا اتنے جا کے نا, یہ میرا خیال ہے اقبال یوسف نے ڈائریکٹ کی تھی. نہیں اقبال یوسف, ہاں میرا خیال ہے, ہاں اقبال یوسف. میں چھوٹا تھا, میں نے وہ اتنا یاد نہیں تھی. اچھا. وہی سن بالکل. تم ملے پیار ملا. اچھا, وہ کہتا ہے کہ یار یہ بچہ جو ہے, اس کی تو شکل محمد علی سے بڑی ملتی ہے, وہ اسی کو کردار دے دو بچپن کا. محمد علی کے بچپن کا. محمد علی کا. اچھا. اچھا, میں ٹرک میں بیٹھا ہوا, اور ساتھ میرے بڑے بھائی صاحب تھے. تو بھائی صاحب نے کہا یہ شرمیلا جو بچہ ہے, اس کو نہیں آتا یہ کام. انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, آپ ذرا یہ بات بول دیں گے, ایک ڈائلاگ بولنا یہ یہاں پہ. تو میں اتر گیا. فلمیں میں نے 2-3 دیکھی تھی والد صاحب کے ساتھ. تو کہنے لگے یہ جو نا شوٹنگ ہوتی ہے فلانا, اور آپ کا کام ایسے ہوگا. تو وہ سنتوش رسل تھی ایک محترمہ, وہ ماں بنی تھی, اور اس میں وہ آزاد صاحب تھے. آزاد جو قائد اعظم کے ڈرائیور بھی رہے ہیں, بڑے بڑے بال تھے, بڑا آواز, بڑی گرجدار آواز تھی ان کی. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بولنا ہے. تو میں نے بولا پھر محمد علی مجھے ملائیں گے. کہتے ہیں ہاں محمد علی آپ بنو گے تو کیوں نہیں ملائیں گے. اچھا. مجھے انہوں نے کہا کہ یہ غصہ کریں گے, اور آپ نے یہ بولنا ہے کہ چلو ماں ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے, آپ چلیں, ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. اچھا. تو یہ بات جو نا تقریباً 3 گھنٹے لگے رہے, پتہ نہیں کتنی دفعہ ری ٹیک کیا انہوں نے, پھر وہ ہو گیا. اچھا. لیکن مزے کی بات یہ کہ تم ملے پیار ملا پوری فلم بن گئی. مجھے محمد علی صاحب نظر ہی نہیں آئے, کیونکہ میں نے تو بچپن کا کیا تھا نا. اس کے بعد میں گیا نہیں, فلم میں تھا, لیکن میں نے محمد علی سے ملاقات ہی نہیں کی. لیکن اس فلم میں آپ کا وہ سین ہے. بالکل ہاں, وہ سین ہے, آپ نے سنبھال کے رکھا. میں نے وہ فلم دیکھی بعد میں, اور سنبھال کے تصویریں ہیں اس کی. اچھا, تو اس طرح یہ ہے کہ اسکول کے زمانے سے ہی, چونکہ وہ اسٹوڈیو قریب تھا, آپ کا ٹرک بھی ہائر ہو جاتا تھا, آپ کا آنا جانا وہاں رہا. جی. تو اور ذرا کو فلمی دنیا کی. ہاں, تو وہ وہی زمانہ تھا جب 69 سے 68 کا زمانہ ہوا. میں تو 63 کی بات بتا رہا ہوں, 63 64 کی. 4-5 سال اور لگے تو میں فرسٹ ایئر میں پہنچ گیا. اچھا. بالغ ہو گیا. تو اس وقت بھی وہاں پہ ایک فلم ڈائریکٹر تھے, ان کا نام تھا اقبال مفتی, اور وہ میرے کلاس فیلو تھے. وہ مجھے کہتے تھے میرے والد صاحب. تو میں نے بولا یار میں بھی جاتا رہا ہوں وہاں پہ, چلو پھر چلتے ہیں. پھر چلے گئے. وہاں جا کے دیکھا, مجھے بھی شوق اٹھا کہ مجھے ذرا
हल्की हल्की मूछें, और ये आ रही थी 16-17 साल उम्र हो गई थी। जब उनको पता चला यार ये तो बड़े पुराने वाकिफ आ रहे हैं, तुम मेरे प्यार मिला में भी थे, अच्छा। तो उन्होंने मुझे अपनी वो कह लगे बेटा हम आपको देंगे चांस, आप पहले सीखोगे होता क्या है। वो मफाज फिल्म थी, मफाज फिल्म, मुफ्ती इकबाल मुफ्ती और असगर वो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने नाम रख दिया मफाज फिल्म्स, मीम फे अलीफ स्वाद। अच्छा। उस बैनर तले वो फिल्म बन रही थी, चलती का नाम गाड़ी। वो इकबाल यूसुफ जो मेरे डायरेक्टर थे वो हीरो थे उस फिल्म में। ओह। और माँ पारा और हनीफ और इस किस्म के बहुत सारे थे उस फिल्म में। महापारा से शादी की थी इकबाल यूसुफ ने? मेरे ख्याल है उससे तो मेरे ख्याल है साकी से की थी। साकी ने तो यास्मीन से की। अच्छा अच्छा, हाँ यस, माँ पारा से मुझे याद नहीं है, वैसे था शादी की थी। एक तो पहले बाहर से हुई थी ना उसकी, बाहर से हुई थी। बाहर के बाद फिर इनसे हुई है। ये इकबाल यूसुफ एसएम यूसुफ के बेटे हैं। जी हाँ, वो बोलते थे कि इनके दादा और वालिद और सारे वो भी डायरेक्टर थे हाँ, फिल्म के। सहेली फिल्म बनाई थी, पता नहीं सहेली फिल्म हाँ, एसएम यूसुफ की थी। जी जी जी। शरीक हयात एसएम यूसुफ की थी। आशियाना एसएम यूसुफ की थी। इकबाल यूसुफ भी डायरेक्टर बने। ये आप बता रहे हैं तुम मिले प्यार मिला, और वो जो बड़ी मशहूर एक फिल्म गॉड फादर अन्नदाता अन्नदाता बनाई थी, उसमें सुधीर और सुल्तान राही और मोहम्मद अली। अच्छा, ये 68 की बात है, शायद 67-68 की। यही जो मेरी फिल्म का डायरेक्टर था ना, उसने एक फिल्म बनाई थी जोश, जिसमें 5-6 हीरो थे। जोश में वहीद मुराद था। वहीद मुराद भी था, सुधीर था, हनीफ था, जाफरी था, असद जाफरी। अच्छा, और ये इकबाल यूसुफ खुद, ये 5 बंदे होते हैं, पांचों के पांचों हीरो। अच्छा। जब मेरी फिर मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया कि मैं वही हूँ, आपकी फिल्म में मैंने काम किया था। तो उसने पहचान दिया, और छोटे मुझे बाबू बोला करते थे वो इकबाल यूसुफ। अरे बाबू तू कहाँ इतने साल किधर रहा है भाई, तू अगर जब से यहाँ होता तो हम तुझे पता नहीं क्या क्या से क्या बना देते। अच्छा। तू गायब हो गया था बीच में। मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ ना, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, फिर आप आया करें। वो मुझे साथ लेके कह लगा मैं तुझे अपना प्रोडक्शन कंट्रोलर बनाऊंगा, अच्छा। आया करो मेरे पास, अच्छा। तुम अच्छे बच्चे हो, ईमानदार हो। हमारा प्रोडक्शन कंट्रोलर जो होता है ना, मैंने बोला क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन सारी जो भी है ना वही करता है, पैसे ये लगाना वो लगाना, हिसाब किताब, प्रिंट पे कितने लगे, उस पर कितने लगे, उसकी सारी मैनेजमेंट इसके हाँ। पास होती है। तो आप आए मेरे पास, आया करें। तो अच्छा, मुझे और कुछ तजुर्बात बताएं ना। आपने तो बताया था मुझे कि ये जो पश्तो की पहली फिल्म हाँ, है यूसुफ खान शेरबानो, वो आपके सामने शुरू हुई? ये वही जमाना था 69। और ये इसको भी आप बता रहे थे कि जो बदर अब तो फौत हो गया बेचारा बदर मुनीर, और पश्तो फिल्मों में बड़ा राज किया उसने, कि वो उसकी इब्तिदा आपके सामने हुई। क्या था क्या? मतलब भाई ये वहीद मुराद की एक टीम थी, उसकी जो फिल्म बना करती थी ना, वो एक पूरी टीम थी। अच्छा, मेरा आना जाना था मॉडर्न फिल्म स्टूडियो में, इनका ऑफिस होता था ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो में। ये दोनों जुड़े हुए थे? अंदर अंदर से मिले हुए थे बिल्कुल। अच्छा। पीछे दीवार एक ही थी अच्छा, इनकी। अच्छा, अच्छा। नहीं तो बहुत फासला तो काफी है रोड से, लेकिन वो अंदर से मिले हुए थे। अच्छा, बहुत बड़ा प्लॉट। बहुत बड़ा प्लाट, 2 हिस्से थे, मॉडर्न फिल्म स्टूडियो और ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो। अच्छा। ये रमजू सेठ कहलाता था, रमजान नाम था मॉडर्न स्टूडियो वाला, और वो सईद हारून साहब थे जो कि हारून फैमिली के, ओह, उनका वो होता था ईस्टर्न। हाँ। अच्छा। वहीद मुराद साहब का वो दफ्तर वहाँ था। उनके पूरी टीम थी, मसरूर अनवर साहब थे और परवेज मलिक साहब थे, सुहेल राणा थे, मदद अली मदन थे कैमरामैन, और ये पूरी टीम थी। और इनके वो पेशकार होते थे, कदीर खान बोलते थे उनको। हाँ। ये सारे होते थे, और इनके फिर वो सेटअप जो बना हुआ था, रोज़ाना शाम को चाहे फिल्म की शूटिंग हो या ना हो, इनका आना जाना रहता था वहाँ पे। अच्छा, बैठक की तरह रोज़ाना आते थे, शाम को वहाँ बैठते थे। ठीक है। तो हम भी वहाँ जाया करते थे। तो ये जो बदर मुनीर है, ये उन्होंने एज ए PM रखा हुआ था वहाँ पे। अच्छा।
फला चीज ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। पठान लड़का सा। पठान था, गोरा रंग था इसका, लेकिन सीधा साधा सा पठान था बिल्कुल। ठीक है। कोई मतलब है कि पढ़ा लिखा नहीं था और ना उर्दू बोलना आती थी इसको। ये बेचारा इससे कहता था जाओ चाय ले आओ, फलाना ले आओ, ये ले आओ। ऑफिस बॉय था। हाँ, खटीक जॉब के लिए इसको रखा हुआ था, कोई काम जो भी हो। अच्छा। उन्हीं दिनों में ये चूंकि वहाँ पे इसको होते होते 3-4 साल का अरसा हो चुका था बदर मुनीर को, तो ये स्टूडियो वाले सब जानते थे कि ये लड़का कौन है। आना जाना और वहाँ पे, और रंग भी चिट्टा गोरा था तो खूबसूरत लगता था, जवान आदमी था कि तकरीबन मेरे से तो बड़ा था ये। मैं अगर 16 साल का था तो ये तकरीबन 25 साल का होगा। अच्छा। इतना बड़ा था। अच्छा। सही मुझे, और जिसमें हीरो आया करता इंसान, वो एज थी उसकी। तो उन दिनों में कोई आपस में इनका कोई ऐसे हुआ, मदद अली मदन और इन्होंने कोई ऐसी कोई सेटअप बनाया कि वहीद मुराद से थोड़ी अनबन हुई। अच्छा। कोई नाचाकी हुई, अल्लाह जाने क्या बात थी आपस में। तो उन्होंने कहा कि सामने ये बदर मुनीर चाय के कप उठा के कोई जा रहा था, तो कहने लगे ओए छड्डो इनू, असी हुण पछतो फिल्म बनावांगे ते इनू हीरो लवांगे। कौन कहता? वो जड़ा परवेज मलिक ते सारे बैठे थे ना। अच्छा, परवेज मलिक दा असिस्टेंट सी अजीज तबस्सुम, असिस्टेंट डायरेक्टर सी। अच्छा। वो कहता है पछतो फिल्म दे, कहता है ना अजीज तबस्सुम किस वास्ते पाले है, ये डायरेक्ट करेगा। अच्छा। हाँ, उसने भी पहली फिल्म सी है। ये झगड़ा किस किस के बीच में हुआ? मदद अली मदन और ये वहीद मुराद? ये पूरी टीम थी ना, ये टीम वर्क जो था आपस में, ये इनकी गड़बड़ हुई। गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ होके ना उन्होंने तो कहा कि वो किसी ने कहा कि छोड़ें, हम पछतो फिल्म बनाएंगे। उस वक्त ये कहते थे कि उन दिनों में यहाँ चूंकि वहीद मुराद को इतना अरसा हो चुका था, ये 62 से लेके और 68 तक रहा, 69 तक, तो काफी मशहूर हुआ, अच्छी फिल्में भी बनी। आपके सामने वहीद मुराद का अरमान आना जाना था? बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब वहीद मुराद के साथ तो इसके जो ना जो टेस्ट प्लेयर थे हमारे उस जमाने में, क्या नाम था मोटा सा एक खिलाड़ी, मुश्ताक इंतखाब आलम। हाँ, इंतखाब आलम की बात कर रहा हूँ मैं। इंतखाब आलम, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, सादिक छोटा है। ये जो है ना, ये सब आते थे, इसके दोस्त थे। और ये क्रिकेट का शौकीन था ये वहीद मुराद। ठीक है। बॉलर होता था बड़ा बेहतरीन, बॉलिंग करता था ये। तो वहीं मैदान था एक हमारे मॉडर्न स्टूडियो में, तो ये प्रैक्टिस के लिए उनको बुलाता था। यहाँ पे वो जो क्रिकेट खेलते थे, और ये जो ना वहीद मुराद वहीं पतलून ढीली सी ऊपर करके और बॉलिंग करता था। तो मैं दिल में सोचता था कि यार ये वहीद मुराद है जो इतना मशहूर है, जो फिल्मों में कितना अच्छा लगता है, आम लाइफ में वो अच्छा स्मार्ट नहीं लगता था। रंग सांवला था उसका। वैसे अमूमन देखा जाए ना, तो जिसका रंग ब्राइट हो, गोरा हो, तो वो जरा नजर आता है कि ये कौन है। उनका रंग सांवला था, तो फिल्मों में उसके जो ना इतनी प्यारी तस्वीर आती थी और बेहतरीन। आम लाइफ में वो इतना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। आम घूमते फिरते। अच्छा। मैं और बदर मुनीर वगैरह, हम जो ना वहाँ उनकी फील्डिंग में जो बॉल जाती थी उठा उठा के लाते थे। अच्छा। और हमें फिर ये कहते थे वो छोटे कल भी आ जाना, अच्छा कल भी हम मैच खेलेंगे। अच्छा, बाउंड्री पे खड़े हो हाँ, तो जाते। ये वहीद मुराद साहब जो ना, वो बहुत ही ऐसे लगता था कि यार ये हीरो क्यों है, ये तो शर्मीला सा लगता है बिल्कुल। आवाज भी बैठी हुई थी उसकी मेरी तरह, ज्यादा कोई गरजदार आवाज नहीं थी। और वो खानदानी तौर पे चूंकि इसी फील्ड में था, तो वो चल निकला। अगर आम होता ना तो कभी ना वो सिलेक्ट करते, क्योंकि उसमें वो जो नेचुरल गट्स नहीं थे उसमें, कि आवाज धीमी और लहजा और धीमा शरीफ लोगों वाला था, शर्मीला टाइप था वो। लेकिन चल पड़ा वो, चल पड़ा और ऐसे चला कि नाम पैदा किया। तो वो बदर मुनीर जो ना, वहीं से जब उनको कहा ना कि यार ये हम पछतो फिल्म बनाएंगे और छोड़ो उसको, इसको लेंगे, इसको। अच्छा। बदर मुनीर को। बदर मुनीर परेशान होकर कहता है कि हमारा गुर्बत का मजाक उड़ाते हो सर, मैं गरीब आदमी हूँ। और नहीं गरीब नहीं, तेरे को हीरो लेंगे, तू फिक्र नहीं कर। देखा देखी उन्होंने दफ्तर बनाया मॉडर्न स्टूडियो में। अजीज तबस्सुम वहाँ पे बैठ गया। एक और उन्होंने स्पॉन्सर वहाँ पे लिया, कुछ पख्तून था, गालिबन नाज़िमाबाद में कोई था जो बड़ा मशहूर आदमी था, वो
सैफ उल्लाह बंगश, अच्छा उनका कोई बंदा था, उसने वो पैसे दिए, एज ए प्रोड्यूसर किसी का नाम हुआ और फिल्म बनना शुरू हो गई। अच्छा, इसको कास्ट कर लिया? इसको कास्ट कर लिया, शूटिंग शुरू हो गई। अजीज तबस्सुम ने कहा कि मैं ये बनाऊंगा। ये बनाऊंगा नहीं, अजीज तबस्सुम को तो उसने परवेज मलिक ने कहा कि हम बनवाएंगे और इससे बनवाएंगे, इससे बनवाएंगे। ये उसका पश्तो स्पीकिंग था ना, ये इसका असिस्टेंट था। हाँ ये असिस्टेंट था। उसने कहा चलो अगर मुझे नहीं आती तो ये जो बैठा हुआ है इससे बनवाएंगे। हाँ। तो उसने स्टार्ट की। अच्छा, बेसिक इनिशिएटिव परवेज मलिक का था? बिल्कुल हाँ, लेकिन उसने हाथ नहीं दिया इस बीच में। अच्छा, अजीज तबस्सुम ने उससे पहले कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी? नहीं, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर वो होता था उसके साथ था। हाँ, और ये रिस्क लिया इन्होंने बदर मुनीर पर, बदर मुनीर पर, जिसका कोई यानी एक्टिंग से लेना देना ही नहीं। नहीं मतलब ऐसे था कि वो जो इसी बैनर तले जो फिल्में बनती थी ना, जो परवेज मलिक की या इन लोगों की जो थी ना, जैसे समुंदर फिल्म हो गई और उस जमाने में जो बनी है वहीद मुराद की, तो उनके एक्स्ट्रा अदाकारों में तो हाँ चले, ये होता था खड़ा हुआ है, चूंकि उस दफ्तर में था तो वो एक्स्ट्रा भी था। हाँ जहाँ जरूरत होती। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ जी? बस फिल्म आधी फिल्म बन गई और हमने देखा कि ये बदर मुनीर वाकई यार ये तो हीरो बन रहा है। और इसमें वो कोई प्राउड की बात नहीं थी, ये लाइट मैन, एज ए लाइट मैन वहाँ पे लग गया था। जब वो प्रमोट करके ना इसको हीरो बन के भी ये खुद चढ़ के बैठ जाता था किसी और सीन में। अच्छा। और एक और होता था, उसका नाम था नेमत सरहदी, वो कैमरा मैन का पुशर था। अच्छा, इन्हीं के ग्रुप में उसी जमाने में। और वो जो ना कैमरा मैन, वो उसको एज ए विलन ले लिया, उसकी जरा शक्ल सूरत स्मार्ट नहीं था तो उसको विलन ले लिया उन्होंने। नेमत सरहदी। हाँ, इसको ये हीरो और वो विलन हुआ। उसने भी बड़ा नाम कमाया। देखा देखी वो पछतो जो ओरिजिनली एक बनी, वो फिर दूसरी बनी, तीसरी बनी, तो ये तो बानी हो गया ना उस फिल्म के। अब जो बानी होता है और वो मशहूर हो जाए तो उनकी तो चढ़ गई ना, गुड्डी चढ़ गई उनकी, क्या बोलता है पंजाबी में, वो उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई। हर काम में नए आने वाले आते गए, ये अपनी ये टॉप पे जाते रहे। देखा देखी वही बदर मुनीर, हमें यकीन नहीं आता था कि ये वो बदर मुनीर है जो कि इसका नाम अखबारों में आता है। क्या लोग इसको पता नहीं क्या समझते हैं। यहाँ तक के ये पख्तून लोग जो थे, कुछ अर्से के बाद 8-9 साल के बाद वो इनको समझने लगे कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई अलग मखलूक है कोई। और एक दिन मैंने, हमारे उधर कोई पालिश वाले बैठे थे पख्तून, ये जूतियाँ गांटने वाले, उनको मैंने बताया कि यार ऐसे ऐसे बदर मुनीर हमारे पास होता था और चाय ला के देता था और हम पीते थे और हम कई दफ़ा 8 आने 4 आने उसको देते थे। और वही शख्स देखो, किस्मत देखो, वो दूसरा वो कहता है ऐसे दरो वही, ये झूठ बोलता है, बदर मुनीर को बोलता है वो चाय लाता था और वो हम ये ऐसी बोलता है बदर मुनीर है। ये देखो कि ये नौबत अल्लाह ताला दिखाता है। लेकिन हमें यकीन नहीं आता कि यार ये वो बदर मुनीर वो ही होगा, उसी खसरत वाला सीधा साधा सा बंदा, उसको अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी। बाद में मिला फिर।